हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल्स बाय पीयूष। तो हम डिस्कस कर रहे थे इमरजेंसी टॉपिक एंड इन द विद इन द इमरजेंसी टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज नेशनल इमरजेंसी एंड व्हाट इज स्टेट्स इमरजेंसी और व्हाट इज प्रेसिडेंट रूल. So in the upcoming series or in the continuous series, we are going to discuss that what is financial emergency, and today वी विल एंड द टॉपिक एमरजेंसी. आज हमारा टॉपिक एमरजेंसी ख़त्म हो जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्ट दैट व्हाट इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी. सो द सोर्स इज सेम एज द यूजुअल एंड ओके. So the first thing that the financial emergency is mentioned in the article 360 of the Indian Constitution. तो चलो अब यहीं तुरंत let's go to the bare act that what is the language mentioned in the article 360 of the Constitution of India. Okay, so okay, here it is. Now the article 360 of the Indian Constitution. Okay, so there is written this provisions as to financial emergency. Okay, so the first question when it comes for the financial emergency, the question can be that is the term financial emergency is explicitly mentioned in the article 360 of the Indian Constitution. So yes, true, it is a true statement. Okay, so one question for the prelims gets solved by here. Okay, now so let's get move in the same PDF. Okay, now so what are the grounds for the financial emergency कि वित्तीय आपातकाल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए क्या क्या आधार है. व्हाट आर द ग्राउंड्स इन विच प्रेसिडेंट कैन impose financial emergency on Indian state. Okay, so what are the grounds? ग्राउंड सिर्फ एक ही है कि थ्रेट टू इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट कि इंडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर उस पर किसी भी तरह का थ्रेट आता है, किसी भी तरह की जो क्रेडिट हैं इंडिया के, उस पर किसी भी तरह का थ्रेट आए, तो उस समय प्रेसिडेंट हैव द डिस्क्रिप्शन टू इम्पोज द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द इंडिया. Now, as you know that when the 1990 reform came into effect, during that period the forex of the India has lowered at its peak. The forex of the India has lowered at its peak in the अर्ली 1990s. ओके, तो जब अर्ली 1990s में इंडिया के बहुत ही बुरी सिचुएशन थी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही ज़्यादा क्या थी कि वीक थी, तब भी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो इंडिया पे नहीं लगाया गया. तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इकलौती ऐसी इमरजेंसी जो इंडिया पे इम्पोज नहीं की गई है. द नेशनल इमरजेंसी हैज़ इम्पोज्ड थ्राइस एंड द स्टेट इमरजेंसी इज़ इम्पोज्ड मैनी टाइम्स. ओके, so what are the conditions? The conditions are written in the article 353 and article 354 of the Indian Constitution. And what are the conditions? That the first condition is president must be satisfied of the situation. कि प्रेसिडेंट को इस सिचुएशन से सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो इंडियन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो क्या है, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो चुकी है किसी भी एक्सटर्नल वी कैन से स्टिमुलस से. ओके, एंड इफ़ लोकसभा इज डिजॉल्व्ड, अगर लोकसभा डिजॉल्व्ड है, देन द राज्यसभा अप्रूवल फॉर टाइम बीइंग इज वैलिड. लोकसभा कैन अप्रूव विद इन 30 days ऑफ नेक्स्ट सेशन. सेम प्रोविजन एज इट वाज फॉर द नेशनल इमरजेंसी एंड ऑल्सो फॉर द president's rule that if Lok Sabha is not in session, then the Rajya Sabha is entitled to approve the resolution for imposition of the emergency. And but when the Lok Sabha is going to be seated for the first time in its first session, then the Lok Sabha has to pass the resolution within 30 days of the next session. Okay, so now what is the procedure for implementing the financial सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. तो हम देख रहे थे कि प्रोसीजर क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का. व्हाट इज़ द प्रोसीजर? तो देखते हैं कि अप्रूवल कैसा चाहिए. सो वही है कि लोकसभा एंड द राज्यसभा
Lok Sabha and Rajya Sabha both should pass with simple majority within 60 days. ओके कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 60 दिन के अंदर सिंपल मेजोरिटी के द्वारा इस रेजोल्यूशन को पास करना होगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्पोज की जा रही है। क्या सिर्फ एक सदन को पास करना होगा? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बोथ हाउसेस मस्ट पास द resolution with the simple majority, so it was for the approval. Now what are the provision for the extension? The unique provision for the extension is that it can be extended for the indefinite period. ओके ये indefinite period के लिए extend किया जा सकता है. There is no such obligation on the parliament or on the president that the emergency can't go beyond a certain duration. It can go beyond the certain duration. It means that if president is imposing the financial emergency in any in the India, then any person or any organization is not authorized to go to the court against the direction of the president with respect to the emergency, with respect to the financial emergency. Okay, and the revocation power, the implementing power is also lies within the president, and the revocation power is also lies in the president. Okay, person who is implementing the emergency, the same person will also revoke the emergency. Okay, तो जो फाइनेंशियल इमरजेंसी उसकी रिवोकेशन की पावर भी सिर्फ प्रेसिडेंट पे ही है. ओके, सो नाउ what could be the impact, what will be the possible impact on the Indian state? These are mentioned in the article 353 and article 354. अब ज़्यादातर ये क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, इट मीन्स द इम्पैक्ट जो होंगे वो भी ज़्यादातर क्या होंगे, फाइनेंस से रिलेटेड होंगे. प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जो हम कह सकते हैं फाइनेंशियल ग्रांट्स हैं, फाइनेंशियल रेवेन्यू है, या फिर फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द स्टेट्स विच इज़ डन बाय द फाइनेंस कमीशन. द प्रेसिडेंट कैन अल्टर द revenue, okay, between the state, and the president can also issue similar direction for the salaries and the allowances of the judges. Okay, तो देख लेते हैं क्या क्या impacts हैं इसके. What are the possible impacts of the financial emergency? The first impact is that union can give any direction to states to observe financial prudence such as reducing salaries of state employees. मतलब यूनियन कैन गिव डायरेक्शन, यूनियन जो केंद्र सरकार है वह डायरेक्शन दे सकती है टू एनी स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी राज्य सरकार को क्या करने के लिए, टू ऑब्जर्व, समझने के लिए, द फाइनेंशियल प्रूडेंस. फाइनेंशियल प्रूडेंस का मतलब है वित्तीय स्थिति या फिर वित्तीय विश्वास, सच एज रिड्यूसिंग सैलरीज ऑफ स्टेट एम्प्लॉयज. इट मीन्स जो स्टेट एम्प्लॉय हैं उनकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, इस पे क्या होती है, वहन होती है. तो जो सैलरीज है उनकी कम करने का उत्तरदायित्व, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू reduce the salaries of such state employees is also lies within the state government. So the union can give direction to the state government to do so. Okay, now the possible impact, the second possible impact is that president can also issue similar direction, that president has also some rights to issue such direction. Direction to whom? Direction to parliament on for the reducing द सैलरीज ऑफ यूनियन एम्प्लॉयज़. मतलब जो यूनियन एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी को रिड्यूस करने के लिए प्रेसिडेंट गिव डायरेक्शन टू द यूनियन गवर्नमेंट और द पार्लियामेंट टू reduce the salaries and the allowances of the union employees. And what about the judiciary persons? So the Supreme Court and the High Court judges are also included in the direction which is president giving for reducing the salaries of the union employees. Okay, so the financial emergency also impacts the jurisdictions, also impacts the federal structure, because the salary of the high court judges and the salary of the Supreme Court judges lies in the consolidated fund of the यूनियन एंड द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट. अब क्या है कि इनकी सैलरी को कभी अल्टर नहीं किया जा सकता, बट देयर इज सच कंडीशन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस द सैलरीज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस एज वेल एज द सैलरीज ऑफ द यूनियन एम्प्लॉयज. सो hence we can say the financial emergency has also an impact on the federal structure of the Indian Union. It means the
union government becomes more powerful than the state government in times of the financial emergency. Okay, so this all of this was about the financial emergency, and we are done with the emergency topic. We have discussed the national emergency, and we also discussed the state emergency, and recently we also discussed the financial emergency. So the topic of the emergency comes to an end, and we discussed the what are the approval process for the emergency, and what are the necessary ground that can be emergency imposed. So our topic comes to an end, and if I'll summarize the whole emergency topic, then we can say that the national emergency mentioned in the article 352 of the Indian constitution, whereas the president rule is mentioned in the article 356 of the Indian constitution, and the financial emergency is mentioned in the article 360 of the Indian constitution. And when the emergency is imposed, the impact of that emergency is mentioned in the article 353 and the article 354 of the Indian constitution, that what will be the best possible impact on the Indian Union, on the state legislature, and also the financial powers and the legislative power and the executive power of both union and state. So the topic is ended. Now the upcoming series will be for I think it will be द टाइप्स ऑफ मेजोरिटी. हम अपकमिंग सीरीज में हम द टाइप ऑफ मेजोरिटी पढ़ेंगे कि कितने टाइप की मेजोरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, एंड हाउ द पार्लियामेंट वर्क्स with that majority, and what are the bills that what are the specific bills that need some specific majority, okay, apart from the simple majority. Okay, so let's end